हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज से, हमारे जो होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हैं, उन्होंने हमारे इंडिया के ऐसे 10 स्टेट जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया और उनसे मीटिंग ली गई ताकि वहाँ पर जो भी असिस्टेंस दी जा रही है उन 10 स्टेट्स में, जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, उनसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर माओइज्म या फिर नक्सलिज्म में कितनी गिरावट आई है। तो यहाँ पर इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और उन डाटा में ये बोला गया कि 2010 के समय में हमारे इंडिया के 10 स्टेट्स के 96 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से इफेक्टेड थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो सिर्फ हमारी कंट्री के 41 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से इफेक्टेड है, मतलब एक शार्प रिडक्शन देखने को मिला है। और अगर इन 41 डिस्ट्रिक्ट को आप और ज़्यादा डीपली व्यू करोगे तो ओनली 25 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 85% ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इस प्रॉब्लम को कोशिश करने की कोशिश की गई है, ताकि इसकी वजह से जो हमारी इंटरनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को इंडिया की काफ़ी इफेक्ट हो रहा था और उसको कर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये टर्म होती क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, जिनको पूरे वर्ल्ड वाइड में माओइस्ट के नाम से जाना जाता है और इंडिया में नक्सलिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो टर्म नक्सलिज्म है, ये शुरुआत समय में सबसे पहले 1967 के समय में वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है, वहाँ पर एक नक्सलवादी विलेज है, वहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था कि जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ में जो पीजेंट्स लोग हैं, मतलब जो किसान लोग हैं, फार्मर लोग हैं, उन्होंने लैंड डिस्प्यूट को लेकर के उनका विरोध किया गया था। धीरे धीरे ये रिबेलियन एक्सटेंड होने लगी और प्रेजेंट टाइम में नक्सलिज्म के रूप में ये प्रेजेंट है। अगर आप सबसे पहले देखो कि इसको माओइस्ट, ये जो फिलोसॉफी है ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये जो नक्सलाइस्ट जो लोग हैं वो माओइज्म की जो फिलोसॉफी है उसको फॉलो करते हैं। उस फिलोसॉफी में क्या होता है कि स्टेट पावर को कैप्चर किया जाता है थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेटजिक अलायंसेज। मतलब लोगों का यूज़ किया जाता है, एक बहुत सारी जनता इकट्ठी की जाती है, उसका यूज़ किया जाता है और फिर स्टेट्स के पास में जो पावर है उसको इन लोगों के द्वारा छीन लिया जाता है। ये माओइज्म की फिलोसॉफी है और इसी को ये नक्सलिज्म वाले जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारा वेपन्स जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वो अपनी आर्मी एक तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आप इंटरनल टेररिज्म के आधार पर इसको आप बोल सकते हो कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइक्लोन गुलाब जो है उसने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस साइक्लोन का नाम गुलाब ही क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि इसका नाम गुलाब रख दिया गया या फिर किसने रखा? थोड़ी सी हम बैक हिस्ट्री को देखेंगे। पहले आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखिए। हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया आप समझते हो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो है एक तरीके से ट्रॉपिकल एरिया। ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर साइक्लोन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी वजह से सबसे पहले इन साइक्लोन का नाम रखने की जो स्टार्टिंग है वो अटलांटिक ओशन में शुरुआत की गई। अब यहाँ पर हमारे इंडिया वाला जो रीजन है इसमें भी डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड किया कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने 6 रीजनल हेडक्वार्टर बनाए कि जो भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उनके नाम डिसाइड किए जाएं। और नाम डिसाइड क्यों किए जाएं? अब देखो प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि बार बार फ्रीक्वेंट हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं। कभी वेस्ट बंगाल, कभी अरेबियन सी से देख लीजिए, कभी बे ऑफ बंगाल से देख लीजिए। इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक तो याद रखो कि हाँ साइक्लोन तुकाती आया, साइक्लोन प्रेजेंट टाइम में जो गुलाब आया। तो इससे क्या होता है कि जो भी उस टाइम नुकसान हुआ, जो भी लोगों की लाइफ की मतलब लॉस हुआ, उन सभी को लेकर के क्लियरिफिकेशन होता है कि हाँ उस टाइम वहाँ से आया था, वेस्ट अरेबियन सी की तरफ से आया था, प्रेजेंट टाइम में बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रहा है। तो इसमें क्लियरिफिकेशन आ जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर नाम नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में चल रहा है सितंबर, और इस सितंबर 2021 में एक साइक्लोन आया था।
तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि ये क्लेरिफिकेशन होने के लिए, हर प्रॉब्लम को इजीली सोल्व करने के लिए ये होना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ पर साइक्लोन आए उनके नाम डिसाइड किए जाएं। अब हमारे इंडिया में जो इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के उन 6 सेंटर्स में से ही है जो साइक्लोन के नाम डिसाइड करने का भी वर्क करते हैं। तो हमारे यहाँ पर नर्दर्न इंडियन ओशियन और इसके अलावा उसमें अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल शामिल है। यहाँ पर से जो भी साइक्लोन का ओरिजिन होता है उसको लेकर के यहाँ पर जो कोस्टल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं, पहले 8 कंट्रीज़ थी 2000 में जब पहली इसकी मीटिंग हुई, और प्रेजेंट टाइम में 13 कंट्रीज़ है। इन कंट्रीज़ का नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से कंट्री शामिल हैं जो मिल करके नाम डिसाइड करते हैं। हर कंट्री जो है वो अपनी तरफ से नाम डिसाइड कर देती है, फिर एक लिस्ट बनाई जाती है और फिर धीरे धीरे नाम के आधार पर, मतलब अल्फ़ाबेटिकल आधार पर उनको सीरीज वाइज सेट किया जाता है। और फिर मान लो इस बार इंडिया ने जो नाम दिया उसको मान लिया गया, उसके बाद में इंडिया के बाद में नेक्स्ट जो कंट्री है, ये जो 13 कंट्रीज़ मैंने बताए ना जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर जो भी साइक्लोन आएंगे उनके नाम डिसाइड करेंगे, तो उसके बाद में इस बार मान लो इंडिया के द्वारा जो नाम दिया गया उसको मान लिया गया, उसके बाद में इंडिया के बाद में नेक्स्ट जिसका नंबर है उसके द्वारा जो नाम दिया गया उसको माना जाएगा। इस तरीके से इन साइक्लोन्स के नाम डिसाइड किए जाते हैं और क्लेरिफिकेशन लेने के लिए नाम डिसाइड किया जाना आवश्यक माना गया। ओके, तो एक आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन का नाम क्यों रखा जाता है और कैसे क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पंजाब को लेकर के। पंजाब में नए सीएम बनाए गए हैं और नए सीएम ने अपना नया जो कैबिनेट है उसको भी डिसाइड कर लिया है। नए जो मिनिस्टर बनाए गए उनमें 7 न्यू फेसेज को रखा गया है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि जितनी स्ट्रेंथ है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की या फिर पार्लियामेंट की, उससे मोर देन 15% मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट नहीं की जा सकते। अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कास्ट सेंसस को लेकर के आर्टिकल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक बात बोली कि कास्ट सेंसस को ऑर्गेनाइज करना इतना सिंपल नहीं है, आसान नहीं है, संभव नहीं है। तो उसी को लेकर के जो रीजनल पार्टीज आप मान लीजिए, नीतीश कुमार जो है वो अदर पार्टीज को लेकर के एक मीटिंग किया है उन्होंने, और इस मीटिंग में डिसाइड किया है कि कास्ट सेंसस तो होनी चाहिए। देखो, कास्ट सेंसस के कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। कास्ट सेंसस क्रिएट होने से क्या होता है, क्लेरिफिकेशन आता है। जैसे कि पहले भी हम तमिलनाडु में एक कास्ट उसको लेकर के, कर्नाटका में एक कास्ट थी उसको लेकर के ये था कि वो मेजोरिटी में है, लेकिन जब कास्ट सेंसस क्रिएट की गई तो उससे पता चला कि वो मेजोरिटी में नहीं है, उनकी पॉपुलेशन तो काफ़ी कम है। ओके, तो इसको लेकर के कास्ट सेंसस से क्लेरिफिकेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो ये आप मान सकते हो, और उसकी वजह से जब क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कास्ट को लेकर के तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो हर कास्ट के बेसिस पे स्टार्ट होंगी, ताकि हर सभी का डेवलपमेंट हो, सभी का इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन नुकसान ये होगा कि कास्ट बेसिस जो पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हमारा जो कंट्री है वो रिलीजन से ज़्यादा नीचे आकर के एक तरीके से कास्ट बेस में बढ़ जाएगा। तो ये जो बंटवारा है उसको रोकने के लिए सही भी नहीं है। मतलब कास्ट सेंसस कुछ पॉजिटिव भी हैं और इसके कुछ नेगेटिव भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, 3rd पेज पर है। दिल्ली मेट्रो जो है उन्होंने अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल किया है। 2012 से 2018 तक उन्होंने जितने भी कार्बन क्रेडिट इकट्ठे किए उनको 3 मिलियन में उन्होंने बेच दिया है। 19.5 करोड़ रुपए में उन्होंने बेच दिया है। ठीक है, ओवर 3 मिलियन सच क्रेडिट्स कलेक्टेड फ्रॉम 2012 टू 2018 एंड 19.5 करोड़ में उन्होंने इसको बेच दिया है। अब कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, देखो कुछ टारगेट डिसाइड किए जाते हैं हर चीज़ के लिए, जैसे कि यहाँ से कितना एमिशन होता है। अब इसका कुछ टारगेट डिसाइड किया गया होगा, उस टारगेट से नीचे जब ये एमिशन करते हैं तो उनको क्या दिए जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा कुछ इनका एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत इनको कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं कि भैया आपने एमिशन कम किया। अब धीरे धीरे जब इनके पास में कार्बन क्रेडिट इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे जिनसे एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने एमिशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनसे कार्बन क्रेडिट को खरीद करके अपना बैलेंस बना सकते हैं, और ये अपने एमिशन जो इन्होंने कम किया है इसका इनको प्रॉफिट मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से है। फर्स्ट एडिटोरियल पेज जो है वो इंडिया और नेपाल के रिलेशन को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया और नेपाल जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बॉर्डर शेयर करने से ज़रूरी ये है कि हमारे इंडिया में
फ्लड जो है वो नेपाल की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड, मतलब स्पेशली जो बिहार वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में एक तरफ तो कोविड-19 और दूसरी तरफ फ्लड। अब इस फ्लड को मैनेजमेंट करने के लिए आप एक बात बोल सकते हो, देखो जो नेपाल है वो आपको पता है कि हिमालयन जो रीजन है जो वहाँ पर सिचुएटेड है, जिसकी वजह से बहुत सारी रिवर का वहाँ से ओरिजिन होता है, और जो बिहार है वो बिल्कुल नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब जब बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर नेपाल एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर है बिल्कुल ये वाला जो एरिया है, ये एरिया देखिए आप, यहाँ पर है हिमालय रीजन। तो इसकी वजह से यहाँ पर जब रिवर्स का ओरिजिन होता है तो ये एरिया जो तराई रीजन है ये काफ़ी इफेक्टेड होता है। तो इसके लिए ये जो फ्लड है इसको मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, दोनों ही तरफ से, नेपाल की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी वाटर बोर्ड बनाया जाए, फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाए, तभी जाकर के हमारे जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा अच्छे हो पाएंगे। क्योंकि अगर एक कंट्री की वजह से दूसरे कंट्री को नुकसान होता है तो वो जो रिलेशन है वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं, और किसी भी कंट्री के जो रिलेशन है वो बेहतरीन तभी हो पाते हैं जब उनके रीजनल एरियाज़ में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो टाइज जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। इसको लेकर के जो नेपाल है उन्होंने कई रिवर्स के ऊपर कुछ डैम भी बनाए हैं, और डैम बनाने की वजह से वैसे तो प्रॉब्लम कम क्रिएट होने लग गई है, लेकिन जो इस तरीके से जो एक्सट्रीम बारिश होती है या एक्सट्रीम, देखो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से भी जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, और पिघल मेल्ट होने की वजह से भी जो रिवर्स है उनमें वाटर लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरऑल जब हम कंक्लूजन करें तो इनको ओवरऑल कंक्लूजन करने के लिए हमें फ्लड मैनेजमेंट एक्ट की ज़रूरत है, फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की ज़रूरत है, और दोनों कंट्रीज़ के मिल करके डिसाइड होना चाहिए कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये जो पिक्चर है ना वो हमने जो फर्स्ट न्यूज़ डिसाइड की थी, डिस्कस की थी नक्सलिज्म को लेकर के, उसको लेकर के डिसाइड किया गया है। यहाँ पर बताया गया है जो रेड कलर में यहाँ पर दिख रखे हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेट वो हैं जहाँ पर नक्सलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर जो देखो ब्राउन कलर का जो कलर है स्टेट जो है वहाँ पर वो मॉडरेटली अफेक्टेड स्टेट हैं, और जो येलो कलर के स्टेट यहाँ पर शो कर रखे हैं वो मार्जिनली अफेक्टेड स्टेट हैं। मतलब इन सारे स्टेट में जो नक्सलिज्म है वो हमारे इंडिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो हमारे जो CGI हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि जुडिशरी में जो वीमेन का कोटा है उसको 50% तक इंक्रीज किया जाना चाहिए, और उन्होंने ये भी बोला कि वीमेन का राइट है, आप उनको चैरिटी में नहीं दे रहे हो, ऐसे नहीं हो कि आप उनके ऊपर एक तरीके से कोशिश कर रहे हो कि अरे देखो हम तो अपने आप को महान मानने की आवश्यकता नहीं है कि हम तो देखो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई उनका राइट है, 50% जो सीट्स हैं वो उनके पास होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो को हम व्यू करें तो आप यहाँ पर देखिए, देखो वीमेन जजेस और एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और वीमेन जजेस को लेकर के जो हमारे CGI हैं उन्होंने ये बोला है कि वीमेन कंस्टिट्यूटेड ओनली अबाउट 30% ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में तो फिर भी 30% जो वीमेन है उनकी प्रेजेंस है, लेकिन हाई कोर्ट में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 11.5% वीमेन जजेस प्रेजेंट हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें तो 33 जो हमारे यहाँ पर सिटिंग जजेस हैं उसमें से ओनली 4 जो जजेज हैं वो विमेन जजेज हैं। मतलब ओनली 12% जो सीट्स हैं वो विमेंस के पास में हैं। 1.7 मिलियन एडवोकेट हैं हमारे इंडिया में, जिसमें 15% विमेन हैं। इसके अलावा अगर हम स्टेट बार काउंसिल में विमेन का रिप्रेजेंटेशन देखें तो ओनली 2% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसके अलावा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें तो कोई विमेन मेंबर है ही नहीं। इसके लिए क्या है, जो हमारे CGI हैं उन्होंने बोला है कि हमें ज़रूरत है, दिस नीड्स अर्जेंट करेक्शन। ये सारे डाटा हमें ये दिखाते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस प्रोसीजर को सॉल्व करना होगा, इस प्रोसीजर को इंक्रीज़ करना होगा, वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। अब वीमेन का पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ाना होगा, तो उन्होंने बोला कि जो जस्टिस डिलीवरी है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उन्होंने बोला ही हाईलाइटेड द नीड टू इंक्रीज जेंडर डाइवर्सिटी इन लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन में जेंडर डाइवर्सिटी है उसको इंक्रीज हमें करना चाहिए। इसके अलावा लो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर वीमेन, उनके में जो सीट्स हैं, सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ सीट्स हैं, उनमें रिजर्वेशन को भी इंक्रीज करना चाहिए। सबसे पहले ये स्टेप हमें लेने की आवश्यकता है, तब धीरे धीरे खुद ही जुडिशरी में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ जो पिक्चर दे रखी है वो डल लेक पर
पिक्चर है और हमारे जो एयरफोर्स है उसने एक तरीके से अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की ताकि जो यूथ है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो और इंक्रीज हो करके इस एरिया में जो एयरफोर्स है उसमें और ज़्यादा इंक्लूड हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ जो आर्टिकल है वो चाइना को लेकर के है। हमारी तरफ से एनवॉय और चाइना के जो एनवॉय हैं उनके बीच में डिस्कशन हुआ। हमारी तरफ से जो विक्रम मिस्री हैं उन्होंने हाईलाइट्स किया स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और एक्सपोर्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया, सबसे पहले तो बात ये डिस्कस की गई कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर जो अलग अलग पोस्ट बनी हुई है उसको लेकर के हमारे जो एनवॉय हैं उन्होंने चाइना के एनवॉय को क्लियरिफिकेशन में बात बोली कि आप बार बार अपनी जो पोस्ट है उनको चेंज मत कीजिए, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो पीस है उसको मेंटेन करके रखिए। दूसरी प्रॉब्लम ये उठाई गई कि हमारे स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक तरीके से रोक दिया गया है, उनको जो ट्रैवलिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा अनसाइंटिफिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ देखिए, हेल्थ सॉल्यूशन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए डिजिटलाइज किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज के दिन प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। शुरुआत में इसको पायलट फेज में 66 यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, देखो, वाइड रेंज ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को किया जाएगा कि डिजिटल सिस्टम के तहत जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको सेव किया जाए। अब इसमें जो भी पर्सन है उसको स्पेशल एक आईडी दी जाएगी, उस आईडी के थ्रू वो अपनी आईडी के ऊपर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और जो भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको बता सकते हैं। लेकिन जब भी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन उठानी होगी तो उस पर्सन की जो भी सहमति है वो पहले ज़रूरत होगी, तभी जाकर के इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कैंसर को लेकर के एक स्टडी हुई और इस स्टडी में ये माना गया, आईसीएमआर ने इस स्टडी को रिलीज किया है। इस स्टडी में सामने आया है कि कैंसर के अगर आप प्रिवलेंस की बात करोगे तो जो बॉयज़ हैं उनमें कंपैरिजन टू, मतलब मैन में कंपैरिजन टू वीमेन ज़्यादा होता है, मतलब कैंसर के केसेस जो मैन हैं उनमें ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से है। इस आर्टिकल में आइसलैंड को लेकर के एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है। आइसलैंड इलेक्ट्स यूरोप फर्स्ट वीमेन मेजॉरिटी पार्लियामेंट। ओके, जनरल इलेक्शन हुए और पूरे यूरोप में पहला ऐसा कंट्री बन गया आइसलैंड जहां पर मतलब पार्लियामेंट में जितनी सीट्स हैं उन सीट में मोर देन 50%, मान लो 100 सीट है और 100 सीट में से 50 से ज़्यादा मतलब 52% जो सीट हैं वो महिलाओं के पास हैं। तो ऐसी पहली पार्लियामेंट बन गई है। देखो, 63 जो सीट्स हैं इनके पार्लियामेंट में, जिसमें 33 जो सीट्स हैं वो वीमेन के द्वारा जीती गई हैं, मतलब 52% जो सीट्स हैं फाइनल रिजल्ट्स में वो वीमेन के पास में आई हैं। कोई भी ऐसी यूरोपियन कंट्री नहीं है जिसके पास में मोर देन 50% वीमेन लॉ मेकर्स हों। स्वीडन ऐसा पहली बार आया है, लास्ट टाइम भी उनके जो डाटा थे, विद स्वीडन कमिंग क्लोजेस्ट एट 47% अकॉर्डिंग टू डाटा कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं प्रेजेंट टाइम में जहां पर जो पार्लियामेंट्स हैं वहां पर वीमेन के पास में मेजोरिटी है, जैसे कि रवांडा में 61%, क्यूबा में 53%, निकारागुआ में 51% एंड निकारागुआ में 51 एंड मैक्सिको एंड यूएई में 50%। ओके, ये चीज़ें ये बताती हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है हर एरिया में वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।